हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे जंगल का बेटा का दूसरा भाग। पहला भाग में हमने यहाँ तक की कहानी समाप्त कर चुकी हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग। तब सारंग देव ने हीरा से पूछा, हीरा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछने वाला हूँ। तुम्हें उस प्रश्न का सच सच उत्तर देना है। अगर तुमने हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। महाराज, मेरी क्या हिम्मत जो मैं आपके प्रश्नों का गलत उत्तर दूं। पूछिए, आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो बताओ, क्या कुंदन तुम्हारा ही पुत्र है? ओह महाराज ने यह कैसा प्रश्न पूछा है। हीरा असमंजस में पड़ गया। उसे असमंजस में पड़े देख सारंग देव ने कहा, हीरा, किस सोच में पड़ गए? तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। महाराज, यह सही है कि कुंदन की रगों में दौड़ने वाले रक्त से मेरा दूर तक का भी कोई संबंध नहीं है, और ना ही मेरी पत्नी ने उसे जन्म दिया है। लेकिन फिर भी कुंदन मेरा ही पुत्र है। मैंने व मेरी पत्नी अहिल्या ने उसे अपने सगे पुत्र की तरह पाला है। हीरा, तुम्हारे कथन से हम संतुष्ट हुए। अब यह बताओ कि कुंदन तुम्हें मिला कैसे? तब बताओ, कुंदन ने तुम्हें मिला कैसे? महाराज, आज से 20 वर्ष पहले मैं यहीं तट पर अपनी नाव में बैठा था कि कुंदन मुझे एक लकड़ी के टुकड़े पर बहकर आते हुए मिला, जिसे मैंने नदी में से निकालकर अपने पुत्र की तरह पाला पोसकर बड़ा किया है। ओह, तो 20 वर्ष पहले नदी में बहाया गया शिशु ही इस मल्ला हीरा को मिल गया था। इसका मतलब है कुंदन कबीले के सरदार महिपाल का बेटा है। तब तो मुझे कुंदन को मारने का शीघ्र ही कोई उपाय करना चाहिए। कुछ देर सोचकर उसने हीरा से कहा, हीरा, अब अपने बेटे कुंदन को बुलाओ ताकि वह हमें नदी से नाव में बैठाकर नदी के दूसरी ओर छोड़ जाए। जो आज्ञा महाराज। कुछ ही देर बाद, पता नहीं महाराज ने बापू से एकांत में क्या बात की थी, नाव जब नदी के दूसरे तट पर जाकर लगी तो सारंग देव ने कुंदन से कहा, कुंदन, हम इसी समय एक महत्वपूर्ण पत्र देकर तुम्हें सारंगपुर भेजना चाहते हैं, क्योंकि तुम हमारा यह कार्य कर सकते हो। क्यों नहीं महाराज, आपका कार्य करके तो मुझे बहुत खुशी होगी। तब अपने वस्त्रों में से राजकीय मुहर लगा एक कागज निकालकर सारंग देव ने प्रधानमंत्री ज्ञान सिंह के नाम पत्र लिखा। प्रधानमंत्री ज्ञान सिंह, मेरे सारंगपुर वापस लौटने से पहले ही पत्रवाहक को मौत के घाट उतार देना। आदेश, राजा सारंग देव। पत्र को मोड़कर सारंग देव ने उसे कुंदन को देते हुए बोला, कुंदन, इस पत्र को सारंगपुर पहुंचाकर तुम प्रधानमंत्री ज्ञान सिंह को दे देना। जो आज्ञा महाराज। और सुनो, तट के दूसरी ओर हमारे जो रथ खड़े हैं उस घोड़े में बैठकर तुम सारंगपुर जाना। रथ में बैठकर जाने से तुम अति शीघ्र सारंगपुर पहुंच जाओगे। अच्छा महाराज। कुंदन सारंग देव का पत्र लेकर तुरंत ही नाव में वापस लौट गया। हा हा हा, इस मूर्ख को क्या पता कि यह अपने साथ अपनी मौत का परवान ले जा रहा है। 20 साल पहले तो यह मेरी चाल से सकुशल निकल गया, लेकिन इस बार किसी भी हाल में यह नहीं बचेगा। जब नाव उसके दृष्टि से ओझल हो गई तो वह दयावन की ओर चल दिया। दूसरी ओर तट पर नाव बांधकर कुंदन हीरा के पास जाकर बोला, बापू, राजा सारंग देव का एक महत्वपूर्ण पत्र लेकर मुझे इसी समय सारंगपुर जाना है। हीरा कुंदन की बात सुनकर सोच में पड़ गया। पहले राजा सारंग देव ने कुंदन के जन्म के बारे में मुझसे प्रश्न पूछा था, अब सारंग देव ने अपना पत्र देकर कुंदन को सारंगपुर जाने का आदेश दिया। इसमें क्या रहस्य हो सकता है? हीरा को अपने इस प्रश्न का लाख सोचने पर भी कोई उत्तर नहीं मिल पाया, तो उसने कुंदन से कहा, ठीक है बेटा, राजा सारंग देव ने आदेश दिया है तो तुम्हें सारंगपुर तो जाना ही होगा, लेकिन इतनी जल्दी हो सके वहां से वापस लौट आना। जी बापू।
तब कुंदन रथ में बैठकर सारंगपुर की ओर चल दिया। मेरे अहो भाग्य, जो राजा सारंगदेव ने मुझे इस योग्य समझा। वह 2 दिन तक लगातार रथ को सारंगपुर की ओर दौड़ता रहा। अगले दिन जब उसका रथ एक वन से गुजर रहा था तो ओह, मेरा सिर घूम सा गया रहा है। इससे पहले कि कोई दुर्घटना घटे, मुझे रथ को रोक लेना चाहिए। और अगले ही पल कुंदन बेहोश होकर रथ में गिर पड़ा। उसके बेहोश होते ही वहां एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। कुंदन, क्षमा करना, तुम्हें मजबूरी में बेहोश करना पड़ा है। मैं तुम्हारा भाग्य हूँ। तुम्हें भला मौत के मुंह में जाते हुए कैसे देख सकता था। दिव्य पुरुष ने झुककर बेहोश कुंदन के वस्त्रों में से वह पत्र निकाला जो उसे राजा सारंगदेव ने लिखकर दिया था। वह सारंगदेव के पत्र के बदले उसने एक दूसरा पत्र उसी स्थान पर कुंदन के वस्त्रों में रख दिया। इसी को कानों कान खबर भी नहीं पड़ेगी कि पत्र की अदला बदली हुई है। अगले ही पल दिव्य पुरुष अदृश्य हो गया। कुछ देर बाद जब कुंदन को होश आया, ओह, मुझे यह अचानक क्या हो गया था। मुझे तो अपनी बिल्कुल ही सुध बुध नहीं रही। कुंदन जल्दी से उठा और रथ को पुनर्तेजी से सारंगपुर की ओर दौड़ाने लगा। एक दिन पश्चात वो सारंगपुर पहुंचा। यह रथ तो राजा का है। मुझे प्रधानमंत्री ज्ञान सिंह से इसी समय मिलना है। महाराज का एक विशेष पत्र लेकर आया हूँ। सैनिक उसी समय उसे प्रधानमंत्री ज्ञान सिंह के पास ले आए। प्रधानमंत्री जी, महाराज सारंगदेव ने आपके नाम यह पत्र भेजा है। इस युवक के माथे पर स्वास्तिक का निशान है। ऐसा निशान तो उस बच्चे के माथे पर भी था जिसे 20 वर्ष पहले मैंने धारा नदी में बहाया था। इसका मतलब यह वही बच्चा है जो आज युवक बन चुका है। लेकिन महाराज को यह कहाँ मिला। कुंदन से पत्र लेकर ज्ञान सिंह ने उसे पढ़ा। प्रधानमंत्री ज्ञान सिंह, मेरे वापस लौटने से पहले ही पत्रवाहक का विवाह राजकुमारी हेमलता से करा दिया जाए। मेरे वापस लौटने की भी प्रतीक्षा ना की जाए। आदेश, राजा सारंगदेव। पत्र पढ़कर ज्ञान सिंह चौंका। महाराज ने ऐसा पत्र क्यों भेजा। मेरी तरह वे भी इस युवक की असलियत अवश्य पहचान गए होंगे। फिर ऐसा पत्र लिख जब उन्होंने ऐसा पत्र लिखा है तो उनका आदेश तो मानना ही पड़ेगा। ज्ञान सिंह का क्या पता था कि यह सब कुंदन के भाग्य का करिश्मा था, वरना सारंगदेव ने तो कुंदन के लिए मौत का पत्र भेजा था। उसी दिन प्रधानमंत्री ज्ञान सिंह ने राजकुमारी हेमलता का विवाह कुंदन के साथ करा दिया। कुंदन यह सब देखकर चकित था। यह क्या आश्चर्य हो गया। मैं गरीब एक राजकुमारी का पति बन गया। वाह रे भाग्य। महाराज इस समय यहाँ होते तो देखते कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। आखिर कबीले के सरदार का पुत्र ही उनका दामाद बना। दूसरे और दायर वन में पहुंचकर सारंगदेव ने शंकर पार्वती की मूर्ति के दर्शन किए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। शंकर पार्वती, मेरी पुत्री के लिए योग्य वर मिले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। सारंगदेव आंखें मूंदे खड़ा था। तभी वहां आकाशवाणी हुई, सारंगदेव, तेरी पुत्री के लिए योग्य वर मिल चुका है। सारंगपुर पहुंचकर अपने दामाद का आशीर्वाद दें। वह आकाशवाणी सुनकर सारंगदेव चौंका। तो क्या राजकुमारी हेमलता को वर मिल चुका है। तब तो मुझे जल्दी से सारंगपुर पहुंचना चाहिए। अतः सारंगदेव इसी समय वहां से लौट पड़ा। कैसा होगा मेरा दामाद। दूसरी ओर कुंदन प्रधानमंत्री ज्ञान सिंह से बोला, प्रधानमंत्री जी, मैं महाराज का रथ लेकर सारंगपुर चला आया था। अब हमें रथ लेकर धारा नदी के तट पर शीघ्र ही
पहुंचना चाहिए ताकि बिना रथ के महाराज को सारंगपुर आने में कोई असुविधा ना हो। आप ठीक कहते हैं कुंदन जी, हम आज ही धारा नदी के तट पर जाने का प्रबंध करते हैं। उसी दिन कुंदन राजकुमारी हेमलता, महारानी ललिता व प्रधानमंत्री ज्ञान सिंह के साथ रथ में बैठकर धारा नदी की ओर चल पड़ा। उधर जब दयावन से निकलकर सारंगदेव धारा नदी के तट पर पहुंचा तो नाव तट पर लगी हुई थी और हीरा उसमें बैठा था। आइए महाराज, नाव तैयार है। सारंगदेव नाव में बैठ गया। तब हीरा ने नाव तट से खोल दी। जब नाव बीच नदी में आ गई तो सारंगदेव ने हीरा से पूछा, हीरा, हमने कुंदन को एक पत्र देकर सारंगपुर भेजा था, क्या वह पत्र देकर सारंगपुर से वापस लौट आया? महाराज, अभी तक कुंदन सारंगपुर से वापस नहीं लौटा। मुझे व मेरी पत्नी को उसकी ओर से बड़ी चिंता लगी हुई है। पता नहीं वह अभी तक यहाँ से क्यों नहीं लौटा है। हीरा की बात सुनकर सारंगदेव मन ही मन हंस पड़ा। हीरा, तू कुंदन के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। अब तक तो प्रधानमंत्री ज्ञान सिंह ने उसे मौत के घाट उतार दिया होगा। दूसरी ओर कुंदन का रथ धारा नदी के दूसरी ओर आकर रुका। रथ के रुकने की आवाज सुनकर अहिल्या झोपड़ी से निकलकर अपने सामने दुल्हन को राजसी वस्त्र पहनकर खड़े देख वह अचंभित रह गई। कुंदन, तुम इन वस्त्रों में? अहिल्या की हैरानी देखकर महारानी ललिता आगे बढ़कर उससे बोली, बहन हैरान ना हो, तुम्हारा कुंदन अब सारंगपुर राजघराने का दामाद है क्या? हाँ, मेरी बेटी राजकुमारी हेमलता से कुंदन का विवाह हो चुका है। अच्छा? तब कुंदन और राजकुमारी हेमलता ने आगे बढ़कर अहिल्या के चरण पर स्पर्श किए। जुग जुग जियो मेरे बच्चे, दूध हो नहाओ, पूतो फलो। अहिल्या महारानी ललिता और हेमलता को अपने साथ झोपड़ी में ले गई। यही वह क्षण था जब हीरा की नाव तट पर आकर लगी। नाव से उतरकर जब सारंगदेव ने अपने सामने कुंदन को जीवित खड़े देखा तो वह हैरान से चिल्लाया, तुम जीवित हो? भला मुझे क्या होना था महाराज, मैं तो भला चंगा हूँ। तब सारंगदेव ने क्रोध में भरकर प्रधानमंत्री ज्ञान सिंह की ओर देखा। प्रधानमंत्री जी, तुम जरा मेरा साथ आओ। जी महाराज। एकांत में पहुंचते ही, प्रधानमंत्री जी, यह सब क्या है? कुंदन जिंदा कैसे है? हमने तो तुम्हें पत्र में उसे मौत के घाट उतारने का आदेश दिया था। महाराज, मैंने आपके ही आदेश का पालन किया और वो किया जो आपने अपने पत्र में लिखा था, कहकर ज्ञान सिंह ने जेब से वह पत्र निकाला जो उसे कुंदन ने दिया था। लीजिए महाराज, पत्र पढ़कर देख लीजिए। आपने अपने पत्र में मुझे क्या आदेश दिया था? ज्ञान सिंह से पत्र लेकर सारंगदेव पढ़ा तो आश्चर्य से उसके नेत्र फैल गए। ओह, पत्र में तो कुंदन को मौत के घाट उतारने का स्थान पर लिखा है कि कुंदन का विवाह राजकुमारी हेमलता से कर दिया जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पत्र का मजबून बदल कैसे गया। कैसा? पत्र की लिखावट भी हूबहू मेरी लिखावट जैसी है। सारंगदेव का पढ़कर बुरी तरह परेशान हो उठा था। अगले ही पल उसने ज्ञान सिंह से पूछा, प्रधानमंत्री जी, तुमने इस पत्र को पढ़कर इस पर अमल तो नहीं किया है? यह कैसा हो सकता है महाराज? आपके आदेश को मैं भला कैसे टाल सकता था? तो क्या महाराज, आप जो कुछ कहने जा रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। आपका पत्र पाते ही मैंने राजकुमारी हेमलता व कुंदन का विवाह करा दिया था। क्या यह तुमने क्या किया प्रधानमंत्री जी? महाराज, मैंने वही किया जिस बात का आपने आदेश दिया था। ओह, हमारी सब आशाओं पर पानी फिर गया। कबीले के सरदार का बेटा तो सचमुच ही हमारा दामाद बन बैठा। महाराज, अब व्यर्थ ही मन को दुखी ना करें और कुंदन व राजकुमारी हेमलता को अपना आशीर्वाद दीजिए। नहीं, यह हमसे नहीं हो सकेगा। महाराज, जिद ना कीजिए। कुंदन अब आपका दामाद है, वो आपकी पुत्री का सुहाग है। चलकर उसे आशीर्वाद दीजिए।
तब मन ही मन क्रोध में उबलता हुआ सारंग देव ज्ञान सिंह के साथ चल दिया। जैसे ही वह कुंदन को सामने पहुंचा, उसके झटके से म्यान से तलवार निकाल ली। कुंदन, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी राजकुमारी हेमलता झोपड़ी से निकली और दौड़ती हुई उनके निकट पहुंची। राजकुमारी, यह क्या, राजकुमारी भी यहाँ है? नहीं, ऐसा अनर्थ नहीं करना पिताजी महाराज। हेमलता कुंदन और सारंगदेव के बीच में आकर खड़ी हो गई। पिताजी महाराज, क्या आप अपनी बेटी का सुहाग को उजाड़ेंगे? राजकुमारी, तुम कुंदन के सामने से हट जाओ। मैं इसे किसी भी हाल में जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब ठीक है पिताजी महाराज, कुंदन पर तलवार का वार करने से पहले आप मेरी गर्दन पर तलवार चलाइए। इसके बाद ही आप मेरे सुहाग को मार सकते हैं। पहले अपनी बेटी का खून बहाइए। यह तुम क्या कह रही हो राजकुमारी? तुम्हें भला हम कैसे मार सकते हैं? पिताजी महाराज, कुंदन पर तलवार चलाने के लिए आपको मुझ पर वार करना ही होगा। नहीं, यह हमसे नहीं हो सकेगा। हेमलता के कठोर निर्णय के आगे सारंगदेव को झुकना पड़ा। ठीक है राजकुमारी, तुम्हारी हट के आगे मेरी तलवार नहीं चल सकेगी। तब कुंदन और हेमलता सारंगदेव के कदमों में झुक गए। तभी अहिल्या के साथ महारानी ललिता भी झोपड़ी से निकली। महाराज, क्रोध छोड़िए, अपने दामाद और बेटी को खुशी दिल से आशीर्वाद दीजिए। तब सारंगदेव ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया। मेरे बच्चों, होनी को कोई नहीं टाल सकता, मैं भी नहीं। तत्पश्चात सारंगदेव ने हीरा और अहिल्या से कहा, तुम दोनों का बेटा कुंदन अब हमारा दामाद है। आज से तुम दोनों हमारे संबंधी हो। इसीलिए अब तुम दोनों यहाँ नहीं बल्कि हमारे साथ हमारे राजमहल में रहोगे। तभी सभी लोग रथ में बैठकर सारंगपुर लौट गए। दूसरे दिन कुंदन व हेमलता को साथ लेकर सारंगदेव मांझी कबीले के सरदार महिपाल के पास पहुंचा। सरदार, तुम्हारा बेटा और पुत्रवधू तुम्हें सौंपने आया हूँ। मेरा बेटा, मेरी पुत्रवधू? यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? सरदार, मैं ठीक कह रहा हूँ। यह याद है 20 वर्ष पहले हम तुमसे तुम्हारा पुत्र ले गए थे? हाँ महाराज, याद है, लेकिन वह तो तभी सरोवर में डूबकर मर गया था। उस समय वह मरा नहीं था सरदार। हमने तुमसे झूठ बोला था। उस युवक की ओर ध्यान से देखो, यही वह तुम्हारा बरसों से बिछड़ा हुआ पुत्र है। क्या मैं सरदार का पुत्र हूँ? सरदार, तुम्हारा पुत्र अब मेरा दामाद है और मेरी पुत्री तुम्हारी पुत्रवधू है। ओह! उसी समय कुंदन और हेमलता को कबीले के वस्त्र पहनाकर कबीले के देवता की मूर्ति के सामने ले जाया गया। कबीले के देवता, इन दोनों को अपना आशीर्वाद दो। तत्पश्चात, महाराज, आपने मेरा बिछड़ा बेटा मुझसे मिला दिया, इसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। कुंदन और हेमलता के कबीले वालों के बीच छोड़कर सारंगदेव वापस लौट गया। 1 वर्ष पश्चात जब सारंगदेव की मृत्यु हुई तो राजकुमारी हेमलता के पति होने के नाते कुंदन को सारंगपुर का राजा बनाया गया। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नए नए अपडेट तुरंत पहुँच सकें। और दूसरा है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दे, तभी तो हम और कॉमिक्स अपलोड करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।